हेलो एंड वेलकम इन द सेकंड पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता क्या है पहले वो जानना है। पोटेंशियल है द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन जैसा बोला है वैसे ये करना है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। इसमें एक चीज जो डेफिनेशन में नहीं होती वो हम लोगों को फोकस करना है कि एक्चुअल में क्या होता है। आप जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो कब फोर्स लगाते हो? जब कहीं रुकावट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक साइकिल को धक्का दीजिए तो आप उस साइकिल को धक्का देकर छोड़ दीजिए तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद वो साइकिल जाके क्या होगी? रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन उस पर वर्क करेगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रिक्शन को मैंने हटा दिया, फ्रिक्शन नहीं है, स्पेस में आप जाके धक्का दे रहे हो उस साइकिल को, तो क्या होगा? आप धक्का दोगे, फोर्स लगाओगे और छोड़ दोगे और वो चलती रहेगी। यही तो हमने पढ़ा है अब तक। तो इसमें क्या बोल रहा है? द वर्क डन। अब मैं वर्क डन में फोर्स को क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। तो अगर आप वर्क डन करवा रहे हो तो देयर शुड बी एन फोर्स। आप फोर्स लगा रहे होगे, तो अगर फोर्स लगी और अगर कोई रोकने वाली बॉडी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं था और फोर्स लगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फोर्स लगी और छूट गई। तो मतलब फोर्स थोड़े टाइम के लिए लगी और उसको हम इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें वर्क डन नहीं करना होता क्योंकि थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगी है। वर्क डन तब होता है जब फोर्स कंटिन्यूसली लगती रहे और डिस्प्लेसमेंट होता रहे। बट यहां पे अगर कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने वाला ऑब्स्टिकल नहीं है, इमेजिन आपने धक्का दिया, बस धक्का दिया, अब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। जब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है विदाउट एनी फ्रिक्शनल फोर्स, तो डिस्प्लेस तो हो रही है, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है, बट क्या फोर्स लग रहा है? फोर्स तो लग ही नहीं रहा। तो फोर्स नहीं लग रहा तो क्या वर्क डन हो रहा है? वर्क डन हो ही नहीं रहा। तो डेफिनेशन में एक बहुत बड़ी चीज जो हमें इमेजिन करनी होती है, कई बुकों में भी नहीं होती है, कई टीचर्स भी नहीं करते, कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट से कोई चार्ज को ला रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बट अगर ये ऐसा स्पेस है तो इनफाइनाइट में मैं हल्का सा धक्का दे दूंगा, वो बॉडी तो मूव करना चालू कर जाएगी अपने आप। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई रुकावट नहीं है तो वो बॉडी तो अपने आप मूव करेगी। तो आपने कैसे वर्क डन करा? वो हल्का सा वर्क डन, थोड़ा सा वर्क डन जो आपने करा नहीं। तो इस डेफिनेशन क्या है वो समझो कि वहां पे एक क्यू चार्ज, मैंने आपको क्यू बताया था, क्यू किसका सिंबल होता है? चार्ज का। तो यहां पे जो क्यू है इसको हमने बड़ा बनाया है, इसका मतलब कि बड़ा चार्ज है, जिसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? बड़ा। और ये जो बहुत दूर का एक डिस्टेंस है, हमने इसे इनफाइनाइट मान लिया है। यहां पे एक टेस्ट चार्ज है जिसे हम बोल रहे हैं क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इज अ स्मॉल चार्ज बट क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 कूलम। और वो भी कैसा 1 कूलम? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। डेफिनेशन में वही है ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में? मतलब आप एक बॉडी को जब धक्का देते हो तो बॉडी क्या हो रही है? रुक जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो क्या है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स? हमने 6th में 5th में एक कहावत सुनी थी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सुनी थी नहीं सुनी थी? तो क्या यहां पे ये होगा नहीं होगा कि ये प्लस का क्यू और ये प्लस का क्यू, हमें पता है ये प्लस का क्यू की पहुंच कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है। इनफाइनाइट तक इसका वो जाता है अफेक्शन, मतलब ये जो अफेक्ट करेगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो इमेजिन करो कि इससे जो फोर्स जा रही है वो इनफाइनाइट तक है, इस तक पहुंच के बहुत कम है, बट है तो। और ये कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट है, रस्सी बंधी हुई है, तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा? और अगर 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे होते हैं? फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्सेस आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस किस लॉ को फॉलो करती है?
इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा फोर्स बढ़ेगा। कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं कि ये बड़ा सोर्स चार्ज इस छुटके से चार्ज पे रिपेल नहीं मार रहा होगा, ये भी प्लस क्यू, ये छुटका था प्लस क्यू, तो रिपेल नहीं मार रहा होगा, ऑब्वियसली रिपेल मार रहा होगा, तो वो इसे पीछे धकेल रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो वो इसे पीछे धकेलना चाह रहा था, इनफाइनाइट में मानता है कि बहुत वीक हो गया बेचारा, कुछ कर नहीं पा रहा। अब ये आगे बढ़ा, तो ये आगे बढ़ने देगा कि तू आ जा, वो क्या करेगा, रिपेल मारेगा। तो मैं अगर इसे थोड़ा सा आगे लेके आता हूं तो वो तो रिपेल मारेगा, तो मुझे कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, नहीं पड़ना, मतलब कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब कंटिन्यूअसली फोर्स लगाऊंगा तभी तो बॉडी आगे मूव करेगी, क्योंकि जैसे ही छोड़ दूंगा वापस भगा देगा ये तो बेचारा पीछे, भग यहां से। समझ में आ रही है? तो यहां से आप इसको क्या कर रहे हो, ऐसे मूव कराते ला रहे हो, ऐसे मूव कराते ला रहे हो, और यहां तक ले आया, एक पॉइंट तक, मान लेते हैं पॉइंट का नाम है ए, आपने करा के यहां तक ले आए इसे, हम इसे डॉट डॉट से दिखाते हैं, ठीक है, आप इसे यहां तक ले आए, वहां से तो क्या आपने कंटिन्यूअसली फोर्स लगाया नहीं लगाया, क्योंकि बिना फोर्स के तो रिपेल मारेगा भाई, या आगे आने ही नहीं देगा। तो आप अगर वहां से यहां तक ला रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हो, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या वर्क डन होगा। अब ध्यान से डेफिनेशन बोलो, द वर्क डन टू ब्रिंग, हाँ भाई काम करा हमने इनफाइनाइट से यहां तक, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लिया है हमने, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट, हाँ भाई इनफाइनाइट से लाया, टू अ गिवन पॉइंट तक, तो ये क्या कहलाता है, ये है क्या, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल। फॉर्मूला पोटेंशियल का सिंबल होता है V, आप नापते वोल्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाय Q, V इक्वल्स टू W बाय Q, और ये कौन सा Q है, ये वाला जिसपे आपने वर्क करा। अगर इफ, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, तो डालो V इक्वल्स टू W नहीं हो जाएगा भाई, देखो। और यही चीज तो मैं बोल रहा हूं, और यही चीज आपकी डेफिनेशन नहीं बोल रही क्या, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। वर्क डन ही पोटेंशियल है किसके लिए, एक कूलम चार्ज के लिए, यही तो है डेफिनेशन। एक कूलम चार्ज के लिए इनफाइनाइट से लेके आप जो लेके आते हो, दैट इज योर व्हाट कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन जितना आपने इनफाइनाइट से यहां तक लाया उसी को तो पोटेंशियल कह रहा है। हम कहते नहीं कि भाई इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, ये कर सकता है, तो अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो 10th पार नहीं करा, ये बच्चा 10th में बड़े अच्छे मार्क्स लाएगा, अबे भाई अभी तो बच्चा पैदा होने दो, बढ़ने दो थोड़ा सा, तभी तो 10th में जाके अच्छे मार्क्स लाएगा, है। जब जो क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जब नए नए आए थे यंगस्टर से, ही विल बी अ ब्राइट स्टार वन डे, क्यों, सपना देखा था, फ्यूचर देखा था उनका, बट उन्होंने क्या बोला, दे हैव अ पोटेंशियल, उसमें करने की क्षमता है। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजेदार सा एग्जांपल है। सोचो एक ऐसा एक पैड है और आपने यहां पे एक स्प्रिंग लगाया, ठीक है, मैंने एग्जांपल अभी दिया भी है कई बार। अब इस स्प्रिंग में आपने लगा दिया एक बॉक्सिंग पैड, और स्प्रिंग यहां तक थी, आपने घुसेड़ के यहां पे क्लिप से बांध दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई साहब आप अपना मुंह यहां रखिए, तो आप रख लेंगे, कुछ कर तो रहे हो, बट मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुंह यहां रखिए, मैं क्लिप हटाऊंगा, तो कौन कौन रखेगा मुंह, रख देगा, नहीं रख दिए, थोड़ा सा मजा तो आएगा। क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि पता है ये हटेगा और ये मुक्का मारेगा, और अच्छा खासा मारेगा, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी स्प्रिंग थी, बिल्कुल छोटा कर दिया तो अच्छा खासा फोर्स है उस पर, तो ये पता है ना, इसलिए तो मुंह नहीं लगा रहे हो, या ये हटा हुआ था, देख लिया था नाप नूप के, नहीं, तुम्हें पता है ये मारेगा और ये फोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें क्या है, पोटेंशियल है। हमने जब स्प्रिंग को दबाया तो क्या हमने वर्क डन नहीं करा, हमने वर्क डन करा, वही वर्क डन इसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल, और जब वो हटाएंगे क्लिप तो वही पोटेंशियल हमें क्या देगा, वर्क डन, लेके बैठे रहो उसे काफी दिनों तक। सो
वही चीज यहां है कि यहां से जब चार्ज को लेके आप यहां तक आते हो तो वो क्या हो जाता है जी, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इसमें एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। समझ में आई बात है नहीं? इसकी सेकंड डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज एट द पॉइंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। तो ऑलमोस्ट सेम ही डेफिनेशन है, वो कर सकते हो। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, एज अ नेम सजेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम भी वही करेंगे। हम एक पॉइंट, एक जो चार्ज है उसको एक पॉइंट तक लाएंगे, उसका पोटेंशियल निकालेंगे और उसी चार्ज को एक दूसरे पॉइंट पे लाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है बी, यहां तक, तो पोटेंशियल, तो हमें इन दोनों का पोटेंशियल मेजर करना है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, थोड़ा सा, ज्यादा बहुत बड़ा ज्ञान भी नहीं, थोड़ा सा भी है, तो आप ये सोच सकते हो कि यहां से क्यू चार्ज को लाए, जितना इसके पास जाऊंगा उतना कम डिस्टेंस होगा, तो ये उतनी ज्यादा रिपेल मारेगा नहीं मारेगा, और जितना ज्यादा रिपेल मारेगा मुझे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। पहला पॉइंट। यहां से यहां का डिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का डिस्टेंस ज्यादा है? बी का, तो मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करा है, तो यहां ए तक लाने में ज्यादा बर्डन लगा होगा या बी तक लाने में बर्डन ज्यादा? बी तक लाने में ज्यादा बर्डन लगा होगा। तो अगर यहां तक ज्यादा बर्डन है तो यहां का एक पोटेंशियल जो वीबी है और यहां का पोटेंशियल वीए है, तो क्या आपने खुद आइडिया लगा लिया कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन से ही होता है। तो वीबी इज ग्रेटर देन वीए होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कि आपने वर्ड सुना है ना, डिफरेंस कब यूज होता है? जब सब्ट्रैक्शन होता है। पढ़ा है मैथ्स में, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी बहुत क्लियर नहीं कुछ, तो वही करना है। वी बी माइनस वी ए इज वर्क डन जो बी तक लाए हैं माइनस वर्क डन जो ए तक लाए हैं अपॉन चार्ज, और चार्ज तो आपका क्या है 1 कूलम, तो उसे तो इग्नोर करो। तो जो पोटेंशियल में डिफरेंस है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा बी से। ये क्या है? वर्क डन में जो डिफरेंस आया। तो हमने अगर वर्क डन का डिफरेंस हटा दें तो डेल्टा डब्ल्यू ले लेते हैं। और ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है कि इमेजिन करो चार्ज सिर्फ कहां से कहां तक मूव करा? ए से बी तक। क्योंकि इमेजिन अगर तुम कर पा रहे हो तो इमेजिन करो कि ये चार्ज बी पे जा रहा है। कहां जा रहा है? बी पे जा रहा है। तो क्या ये चार्ज इनफाइनाइट से पहले ए पे आया होगा और ए से ही तो बी पे गया होगा, मतलब क्रॉस तो करा होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर मेरठ से आपको दिल्ली जाना है, यानी दो चार्ज चले मेरठ से, मेरठ हमारे लिए इनफाइनाइट है, मेरठ से आप गाजियाबाद से होकर ही तो दिल्ली जाओगे। तो एक चार्ज गाजियाबाद में आके रुक गया और एक पॉइंट कहां, एक चार्ज कहां जाकर रुका? दिल्ली जाकर रुका। तो गाजियाबाद से होके तो गया, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस या एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा ताकत कहां तक लगाई? गाजियाबाद से दिल्ली तक लगाई। दोनों, इसके पीछे का तो काम दोनों ने करा है। ए पे आए हुए चार्ज ने भी इससे पीछे चल गया, बी वाला भी इससे पीछे चल गया। डिफरेंस जो क्रिएट करा वो तो इस डिस्टेंस ने क्रिएट करा है, इस फोर्स ने क्रिएट करा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। सिंपल। तो ये जो वर्क डन है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए दो पॉइंट्स बोले। अब मन में बात आ जाएगी, अगर ये दो पॉइंट की कहानी थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना था, तो ये इनफाइनाइट वाला चक्कर क्यों चला दिया? आप दो मास को ले लो, दो मास को जब आप बीम बैलेंस पे रखते हो तो आप पता लगा लोगे कि ये बराबर है, कौन भारी है कौन हल्का है। मैं आपको दो वेट दे दूं, कोई दो बॉडी दे दूं, दो पत्थर दे दूं, और बेटा कौन सा भारी है, तो आप पता लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? जिस तरफ का हिस्सा नीचे बैठ गया वो भारी है और जो ऊपर उठ गया वो हल्का है। बस दुनिया ऐसी चला लो। बट क्या स्टैंडर्ड पता चला है? क्या स्टैंडर्ड पता चला? स्टैंडर्ड तो पता ही नहीं है। आपको पता है कौन 5 किलो का वेट है, कितना है, वो तो पता ही नहीं है भाई। तो ऐसे ही यहां भी इनको स्टैंडर्ड, एक इनफाइनाइट से जब लेके आते हैं चार्ज, तो एक स्टैंडर्ड, एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड बेंचमार्क फिक्स करने के लिए उन्होंने ओके कंपैरिजन करने के लिए इसे भी बोला कि ये भी इनफाइनाइट से आया, बी पे भी इनफाइनाइट से आया, और दोनों को काट दिया तो ये एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ में आई बातें? इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है। तो इतना पहले डायग्राम को पॉज करके इस डायग्राम को नोट करो, इसके बाद मैं तो फटाफट एक करूंगा। ठीक है, होपफुली कर लिया होगा पॉज करके। अब जरा इसको समझो रियल लाइफ में या बैटरीज में कैसा होता है। ये तो अभी हमने पढ़ा कि डेफिनेशन के हिसाब से कैसा वर्क कर रहा है। बैटरीज में क्या होता है? बैटरी में आपको पता होगा एक होता है एनोड और एक होता है
कैथोड, और यहां पे क्या भरा होता है भैया, केमिकल। बैटरी होती है ना, बैटरी में क्या डालते हो, डिस्टिल वाटर, क्योंकि वहां पे एक एसिड प्रेजेंट है, डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट है। जब भी बैटरी का पानी जब कभी लीक कर जाता है, उबल के बाहर आ जाता है, तो देखा निशान कैसे बन जाता है अजीब सा, क्यों, वो एसिड है भाई, वो जलाएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेन देगा, ठीक है, तो वहां पे एसिड है, तो वो प्योर वाटर जब जाता है तो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड, एंड आयोनाइज्ड वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा। तो अभी हम उसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं, हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि जो केमिकल है ना भाई, ये जो दो मेटल की रॉड लगी है ना भाई, ये दो मेटल की रॉड एक कुछ ऐसी मेटल या एलिमेंट्स की रॉड कुछ ऐसे टेंडेंसी से लगी होती है कि एक पे तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और एक से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, लूज करवा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, एक चीज को समझना है कि ये जो केमिकल है ना, वो एक जगह तो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करवा रहा है और दूसरी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि भाई अब केमिकल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, केमिकल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भाई कहीं ना कहीं से तो वो भरपाई करेगा। तो अभी केमिकल हमारा दादा है, गुंडा है वो, तो क्या करता है, वो यहां पे इस रॉड पे या इस आयन पे आपको एक प्लस का चार्ज दे देता है, और यहां पे ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन देके किसका चार्ज दे देगा, एक माइनस का चार्ज दे देगा। पहला तो ये आइसोलेटेड थे, मजे मजे में ले भी लिया इन्होंने। अब अभी हमने इससे पहले मैंने जस्ट पार्ट में बताया कि क्या कहते हैं कि माइनस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज। अब ये प्लस है, केमिकल इसे प्लस दोबारा दे रहा है, बट ये तो छोटा सा प्लस है, ये क्या करेगा, रिपेल नहीं मारेगा उसे, रिपेल मारेगा भाई, प्लस है और केमिकल फिर से प्लस दे रहा है, तो ये छुटका सा प्लस उसे रिपेल मार रहा होगा। मतलब एक गुंडे, सोचो एक बहुत बड़ा इलाके का बड़ा गुंडा है, तो एक सीधा साधा आदमी है, ठीक है, आया उसमें रैपड़ मार के चला गया, तो बेचारे का ऐसे पकड़ के बस बैठा है, वो दूसरी बार भी आ रहा है रैपड़ मारने। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, ये जो पान थूकता है वही वाला सीन हो रहा है, सोचो वो थूक रहा है, वो बेचारा साफ कर रहा है, वो दोबारा आया चार्ज देने, इनने कहा ऐसे, अच्छा एक बार और, तो उसने फिर से एक और चार्ज दे दिया। बेचारा करने की कोशिश कर रहा है, बट करे क्या, वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसका रिपेल्सर फोर्स है नहीं, वो ऐसे खड़ा होता है, वो सामने से चारों कैसे आके खड़ा होता है, वो बेचारा और ऐसे हो जाता है, कहता मान ले दोबारा, मतलब वो इकट्ठा कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, या प्लस या नेगेटिव, ये रिपल्शन मार रहा होगा, बट इसका रिपल्शन इतना छोटा है, इतना छोटा है, तो हो ही नहीं रहा। अब इमेजिन करने वाली बात ये है कि जब ये प्लस था और मैं एक चार्ज लेके जा रहा हूं, तो पिछला चार्ज जब मैं लेके गया तो यहां पे सिर्फ एक ही प्लस था, तो रिपल्शन फोर्स थोड़ी कम थी, मैंने फोर्स लगाई नहीं लगाई फोर्स। अब जब मैं एक लेके गया तो अब एक प्लस चार्ज और बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो अगला मैं जब प्लस लेके जाऊंगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे, वहां पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मिलेगी, यानी अगला प्लस जब लेके जाऊंगा तो उसके बाद मुझे और रिपल्सिव मिलेगी, ऐसे यहां माइनस होते रहेंगे, तो ये माइनस पे अगला इलेक्ट्रॉन जब लेके जाऊंगा तो ये मुझे रिपल्सिव लगा रहा है। अभी एक पॉइंट को समझो, दूसरे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब ऐसे करते करते हमने इसे भर दिया, अब इस भाई ने क्या करा, इसमें बहुत रैपट पड़ गए, हर दिन का हिसाब हो गया, इनने मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, बुला लिए गांव से सारे, और घर के अंदर बंद है, ठीक है। अब ये हमारे केमिकल भाई इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचे इसके पास कि भाई हेलो आजा, एक और रैपट चाहिए तेरे में, और इतने जैसे दरवाजा खोला भाई, पूरा गांव कन्वा ऐसे खड़ा है, तो भाई वो डर गया, हमारा केमिकल भाई डर गया, केमिकल भाई कह रहा है अब नहीं आ रहा, वो छोड़ देगा, क्योंकि जो वो ताकत लगा के इस इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहता था, यानी एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता था, वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा प्लस हो गए कि उसने अब की जितनी ये ताकत दे रहा था उतनी ताकत वो भी दे रहे हैं, जितना ये फोर्स लगा रहा था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन खींच ले, ये प्लस भी उतनी ही फोर्स लगा रहे उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने में। तो केमिकल का जो पोटेंशियल है, केमिकल जितना काम कर सकता था वो सारा कर चुका है, नहीं कर चुका है, उसने अपनी सारी एनर्जी से दे दी, नहीं दे दी, भर भर के। स्प्रिंग क्या करता था, हम जितनी दबा सकते थे दबा दी हमने स्प्रिंग और उसे रोक दिया, तो हमने क्या करा, अपनी सारी एनर्जी उसमें डाल दी। तो क्या यहां केमिकल ने सारी एनर्जी इसमें डाल दी, नहीं डाल दी, सारा वर्क डन कर दिया, नहीं कर दिया, ऐसी दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया। अब भैया इनको अलग किसने करा था, जरा हमें बताइए,
इन दो भाइयों को प्लस माइनस को एक एटम के अंदर थे, अच्छे खासे खुशहाली से जीवन काट रहे थे, इनको अलग किसने करा था? केमिकल ने नहीं करा था जिसमें डला हुआ है। तो क्या वो केमिकल इन्हें मिलने देगा अंदर से? हैं जी, वो तो बिल्कुल नहीं मिलने देगा। जब उसी ने अलग करा है तो कह देगा चल चल मिल लो बाबू, आज मेला लगा आज मिल लो। ऐसे तो नहीं होने वाला, वो बिल्कुल नहीं मिलने देगा। तो क्या होगा, जैसे ही हम तार लगाते हैं, ओहो इनकी दिवाली बन जाती है। जैसे ही तार लगाया, इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह यहां से भागते हैं इधर की तरफ, धर 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 धर। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? करंट। यही तो करंट होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। तो अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट है और करंट इस बल्ब में से होके जा रहा है, तो क्या एनर्जी फ्लो नहीं कराएगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा? स्पीकर लगाओ, फैन लगाओ, एसी लगाओ, यही तो होता है। और थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, सेल खत्म। यहां सोचो घड़ी लगाई थी आपने, सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, तो बैटरी क्या हो गई? खत्म, चार्ज खत्म, पोटेंशियल खत्म। तो पोटेंशियल का मतलब क्या? जब आप एक जगह पे इकट्ठा कर देते हो चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। प्रैक्टिकल वे में दैट इज पोटेंशियल। और चार्ज इकट्ठा करने में जो वर्क डन हुआ है, वो ही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल। अब हम करते क्या इंडियंस, बैटरी पे लिखा है सिंगल टाइम यूज, बट हमें पता है कोई भी चीज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होती है। तो हमें विश्वास है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ केमिकल बचा होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट बचा होगा। तो हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं इसे उठा के। धूप में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो केमिकल अपना काम करते हैं, क्योंकि यहां पे पूरा खाली हो गया यूज होने के बाद, ये पूरा खाली हो गया, कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे प्लस प्लस छोटे छोटे प्लस इकट्ठा कर देता है। ये सबको पता होगा, सब अपनी इंडियंस मम्मी हमारी खास तौर पे ये काम करती है, धूप में रख देते हैं सर। अरे अभी तो चलेगा, 2 महीने और चलेगा ये, ठीक। वो 10 रुपए का एक सेल हम सोच के चलते हैं भाई ये अमर सेल है, इसे चलाएंगे जिंदगी भर हम। तो क्या होता है, इस सेल को रखा जाता है, धूप में रख देते हैं, ये दोबारा से केमिकल काम करता है खुद दोबारा। भाई रिचार्जेबल वाले सेल अलग होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि दोबारा से वो रिगेन एनर्जी कहां से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से उस सेल को दोबारा से जनरेट करते हैं, दोबारा से चार्ज जनरेट करता है, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहां पे जब चार्ज को अलग अलग करते हो तो केमिकल वर्क करता है और वही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो होपफुली ये समझ में आएगा कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब है आपका रेजिस्टेंस। The obstruction offered in the flow of current by the conductor is called resistance. कंडक्टर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता है, कंडक्टर में फ्लो होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता होगा? अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन छुटका सा है और एटम इतने बड़े बड़े, एक एटम जो मैं खाली गोले बना रहा हूं, ये खाली गोले हैं आपके एटम। अब इनमें से कुछ एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन भी दिए होंगे, तो दे बिकम पॉजिटिव, ठीक है। कुछ पॉजिटिव हो गए, कुछ ने नहीं दिए, वो नहीं हुए। तो कुछ पॉजिटिव कुछ ये, और आपस में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी टकरा रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो ये भी तो एक दूसरे से टकराएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ पा रही है? कि ये आपस में भी टकराएंगे, पॉजिटिव से भी टकराएंगे, पॉजिटिव एटम से भी टकराएंगे, और जो आइसोलेटेड एटम है, अकेला पड़ा एटम, किस कुछ ना दिया ना लिया, उससे भी टकराएंगे। तो ये टकराव जो होता है, ये जो रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस जो मिलता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जो चीज जो रुकावट पैदा करती है करंट के फ्लो को, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? ओके, सो रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया क्या? रेजिस्टेंस वो चीज है जो कौन ऑफर करता है, आपके जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कौन ऑफर करे, बाकी एसोसिएटेड एटम्स हो सकते हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या एक नॉर्मल एटम जो रखा है, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो तीनों मिलके जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, रुकावट ऑफर करते हैं, ये है होता है रेजिस्टेंस। मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा, वैसे आगे क्लास में आप पढ़ोगे कि जब पोटेंशियल मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और टेढ़े मेढ़े मूव करने को क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मूव करते हैं। तो इसमें जब एक
पोटेंशियल मिलता है, बैटरी लगाते हो आप तार के चारों तरफ, तो वो एक ड्रिफ्ट, एक खिंचाव से मूव करते हैं, विच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप 12th में पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या है। तो टकराव, वो खिंचाव, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया नहीं आया? सो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ कंडक्टर। कुछ में ये जो आइसोलेटेड एटम्स हैं ये नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? सारे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे? सिल्वर, कॉपर, ये वो हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ऐसे वाले एटम जिसमें जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये कम हो जाते हैं। ये कम होते हैं तो ऑब्वियसली कोई रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा, यानी करंट इजीली फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। तो नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर दोनों तरीके से, वाइस वर्सा वाला हिसाब है, ठीक। अगर एक अच्छा कंडक्टर है तो हम क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ अ कंडक्टर कैसा है? अच्छा है, तो हाँ वो आराम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर एक वैसा एलिमेंट या मेटल है जो कि ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन देता है, ज्यादा नहीं देता है, कम भी नहीं देता, बट तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये वाला जो फंडा है, आप नहीं बोल सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई या नहीं आई? सेकेंड पॉइंट आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसको समझो कि आप एक जगह से जाम लग रहा है अच्छा खासा, और अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां से आपको दिल्ली जाना है, एलिवेटेड से मत जाना, ठीक है, वरना डायरेक्ट पहुंच जाओगे। बिना एलिवेटेड जाना है तो मोहन नगर से होके जाना पड़ेगा, है भाई। मैं कह रहा हूं पहली बार आप मोहन नगर तक जाओ, तो आप क्या बोलोगे? सर टाइम बहुत लग रहा है यार, जाने में बड़ा जाम है, मैं कहूं दिल्ली जाना, अरे बाप रे बाप, इतना दूर जाना है, और तो ये वाला कंफ्यूजन है। तो इमेजिन करो यहां पे इलेक्ट्रॉन इतने यहां से यहां तक आया इतनी भीड़ भड़क्का में, और मैं कहता हूं बाबू थोड़ा सा और आगे जाना है, तो इसको और रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा भाई, ठीक है। तो जैसे लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एज वी इंक्रीज द लेंथ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज थिकनेस। चौड़ा कर दूं, अभी सोचो इतनी पतली रोड पे सारे जा रहे थे, भीड़ भड़क्का सब जैम पैक, और आगे जाके इतनी बड़ी चौड़ी रोड मिल गई, दुगनी, सब खुले हो गए, नहीं हो गए, फैल जाएंगे। तो अब टकराव जो बिच्चा बाची चल रही थी वो होगी, आराम से खुल के चलेंगे, और जब खुल के चलेंगे तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। समझ में आया या नहीं आया? एंड द लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का भी एक मस्त एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो अपने आप को एक गर्म तवे पे, कभी ताजमहल गए हो? ताजमहल पे कैसे चलते हैं? अगर आप ऐसे खड़े हो ताजमहल गर्मी के दिनों में उछल के, क्यों? इतना गर्म होता है वो मार्बल कि आप धूप में ऐसे चल नहीं पाओगे नॉर्मल, वहां पर उछल के चलना पड़ता है, क्योंकि वो जूते उतरवा लेते हैं कि भाई कुछ लेके जा रहे हो, कुछ भी हो तो जूते उतरवा लेते हैं, वहां नंगे पैर चलना पड़ता है, तो वहां बड़ी उछल, क्यों भैया? तो इमेजिन करो जब तुम उछल गए उतनी गर्मी में, तो बेचारे हमारे इन भाई साहब को भी तो ध्यान दो, तो जब इन्हें कोई हीट मिलती होगी तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट नहीं करते होंगे, हैं? एक मैं ऐसे करा दूं, सोचो ब्लेड लगा दूं, मूवीज में दिखाते हैं ना, ब्लेड लगे होते हैं, हीरो ऐसे ऐसे घुस के टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। अब इमेजिन करो ब्लेड चल रहे हैं ऐसे कटाकट, तो अब इलेक्ट्रॉन के हमारे हीरो के मरने के चांसेस ज्यादा हो गए, नहीं हो गए? वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन अगर ये नॉर्मल जा रहे थे, टकराव होता थोड़ा बहुत होता, बट अब ये हिल भी रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो और बढ़ गई, ये टकराव होगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो चारों फैक्टर समझ में आए, ठीक है। लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा? है जी, इंक्रीज होगा। अब इसी दो फैक्टर को, इन दो फैक्टर को हम एक साथ ले लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और एक साथ लिख लेते हैं L अपॉन A, और जब ये हटता है तो रो L अपॉन A बन जाता है रेजिस्टेंस। समझ में आई बात है नहीं आई? L इज योर लेंथ ऑफ द वायर, और A इज योर एरिया, और इस ये जो रो बनाया है लेटा हुआ पीसा,
इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। सो जिस बच्चे ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके उसे देखिए और इसके लिए वेट करिए और पढ़ के आइए। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे समझाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो को पॉज करिएगा, इसे नोट करिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।